किस्से, कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से कुछ कहानी। कुछ किस्से कुछ कहानियां में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जो कहानी मैं लेकर आया हूं वो अजय जोगरान जी की लिखी हुई है। कहानी का शीर्षक है गज्जू की विदाई। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहते हैं कि अगर पूर्ण सत्य क है और ज्ञात सत्य ख, तो क से ख को घटाने पर जो ग बचेगा उसमें वो सब आस्था, विश्वास, अज्ञात बातें बचेंगी जिन्हें जब तक विज्ञान खुद साबित कर वैज्ञानिक खोज करार नहीं दे देता, तब तक उन्हें पाखंड या अंधविश्वास कह खारिज करता रहता है। आत्मा परमात्मा इसी ग में गौण है, लेकिन कभी कभी आप बीती या आंखन देखी उन्हें मुखर कर आपको अंतर्मन के तल तक झकझोर देती है। पेश है बस्सी मामा से सुनी एक ऐसी ही कहानी उन्हीं के शब्दों में। स्कूटर पर बैठे बैठे ही उस 17-18 साल के लड़के ने गेट पर एक कथा का निमंत्रण थमा मुझे अपने किसी हमउम्र की तरह संबोधित कर विस्मित कर दिया। उसने कहा, बस्सी, तू व्यस्त तो होगा, पर भागवत के समापन पर जरूर आना, मैं तेरा इंतजार करूंगा। मैंने उसके चेहरे में अपने दिवंगत मित्र गजेंद्र की हूबहू झलक देख उसे उसके बेटे सचेंद्र के रूप में पहचाना, पर इससे पहले कि मैं उसकी धृष्टता पर उसे कुछ कह पाता, वो स्कूटर गियर में डाल रेस बढ़ा सर्र से दूर निकल गया। लगभग 1 दशक से कुछ वर्ष पहले गज्जू मेरे साथ वीरभद्र ऋषिकेश स्थित एक सरकारी कंपनी में काम करता था। जब मैंने 25 साल पहले अपनी कंपनी ज्वाइन की तो वो पहला व्यक्ति था जिसने मुझे मेरे काम और उसके नियमों के बारे में जानकारी दी और अक्सर मेरे साथ कैंटीन में बैठ लंच किया। एक दिन देर शाम खाने पीने के शौकीन गज्जू ऋषिकेश से अपने गांव थानो जाते हुए एक नागिन से मोड़ पर अपनी असंतुलित मोटरसाइकिल सहित नीचे झाड़ियों और पत्थरों भरी खाई में गिरा और अस्पताल तक पहुंचने से पहले ही चोटों से बहुत खून बह जाने के चलते उसका दम टूट गया। वो अपने पीछे अपनी विधवा और 3 छोटे बच्चे, 2 बेटियां और 1 बेटा छोड़ गया। उसके सहकर्मियों और अपनी कंपनी ने शोक संतप्त परिवार को हार्दिक सांत्वना और कुछ आर्थिक मदद दी। इस सब के बाद भी छोटे बच्चों की तात्कालिक जरूरतों के सामने उसकी पत्नी ना तो मानसिक ना ही आर्थिक तौर पर उसकी आत्मा की शांति के लिए कोई मृत्युपरांत धार्मिक संस्कार कराने की स्थिति में थी और वो ना ही उन्हें करा पाई। कुछ महीनों बाद उसकी पत्नी को कंपनी में एक छोटी मोटी नौकरी भी दे दी गई। कभी कभार उससे जमीन आदि को लेकर गांव वालों से संघर्षों और साथ ही उसके बच्चों की प्रगति के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती रहती। वो ऐसे बात करती थी मानो गज्जू अभी जीवित कहीं आसपास ही उसकी देखभाल के लिए तैनात हो। वो अपने बेटे सच्चू की घर, बहनों और खुद अपनी देखभाल को लेकर तारीफ भी करती रहती थी। समय बीता और सड़क के लिए उनकी कुछ जमीन के सरकारी अधिग्रहण के कारण परिवार की आर्थिक दशा सुधरी तो बड़ी बेटी का रिश्ता पक्का कर उसके विवाह से पहले गज्जू की आत्मा को शांति के लिए भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसका निमंत्रण अब मेरे हाथ में था। मैं तिथि और समयानुसार सड़क से करीब 200 मीटर ऊपर चढ़ कुछ सीढ़ीदार खेत मेड़ों मेड़ों पार कर पानी की एक कूल से साथ साथ चल गज्जू के गांव के घर में भागवत कथा समापन के लिए पहुंचा। वहां एक कोने में कपास से सफेद बादल लिए नीले आकाश के नीचे बारिश के बाद खिली धूप और बयार में आंगन और एक सीढ़ी खेत में रंग बिरंगे शामियाने की छांव में भागवत पाठ और हवन आदि की व्यवस्था थी। मुझे देख सच्चू ने मुझे प्रणाम नमस्ते करने की बजाय मेरे गले में हाथ डाल मेरा किसी पुराने मित्र की तरह स्वागत किया और फिर फोटोग्राफर को बुला हमारी 2-4 फोटो खिंचवाईं और कहा,
बड़ी खुशी हुई यार, बस्सी तू आया। अब आराम से बैठ इधर, कथा के बाद भोजन प्रसाद ग्रहण करके ही जाना। आज तेरी मेरी पसंद की उड़द दाल भरी, खस्ता बेडमी पूरियां और कद्दू की पतली इमली वाली खट्टी मीठी सब्जी बनवाई है मैंने। उसकी इस बात पर मुझे याद आया ऋषिकेश की गलियों में गज्जू और मेरा इस तरह चटर पटर भोजन का प्रेम। खैर, खाने पीने के किस्से तो पीढ़ियों पार चलते हैं, सो इस बात को संयोग मान मैंने कुछ ज्यादा नहीं सोचा। मैंने देखा कि सच्चू इसी तरह का व्यवहार सबसे कर रहा था। कभी अपनी मां को सर पर पल्लू रखने की हिदायत देता, कहीं पंडितों के लिए हवन पूजन की सामग्री की व्यवस्था करता, उधर गांव के बड़े बूढ़ों को नाम से पुकार उन्हें चाय पानी दे बैठाता, इधर अपनी बड़ी छोटी बहनों को कभी प्यार तो कभी डांट कर हल्के फुल्के काम करवाता। मुझे कुर्सी दे उसने अपनी बहनों को बुलाकर कहा, चलो चाचा को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लो। और फिर मुझसे कहा, सिर्फ आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा भाई, बड़की की शादी तय है 2 महीने बाद, कन्यादान तुम्हें ही करना है। और वो हार जो दिवाली बोनस मिलने पर हमने ऋषिकेश बाजार में शिवम सुनार के यहाँ से देखा था ना, उसे लेते आना। पैसे इसकी माँ ने जमा कर रखे हैं। उसकी ये बात सुन मैं सन्न रह गया। परलोकी गज्जू और मेरी लगभग 15 साल पुरानी बात, जो मुझे खुद याद दिलाने पर ही याद आई, वो उसके 17-18 साल के लड़के को कैसे मालूम चली। आश्चर्य इस बात का था कि गांव के लगभग सभी सयानों को सच्चू को गज्जू जैसा व्यवहार सामान्य लग रहा था। प्रत्यक्ष रूप से कोई उसकी बातों का बुरा नहीं मान रहा था। हाँ, कुछ लोग आपस में खुसुर फुसुर कर उसके विषय में अपने हालिया अनुभव और कुछ किस्से आपस में साझा कर रहे थे। महिलाएं और कुछ बड़े बूढ़े भागवत कथा सुनने पंडितों के आसन के पास सामने एक अर्धवृत्त में पंक्ति पंक्ति बैठ गए। पूजा में हाथ जोड़ गज्जू की फोटो पर फूल चढ़ा लौट मैं चाय की प्याली ले एक कुर्सी पर बैठ गया। मुझको गज्जू का पुराना मित्र और वेशभूषा से शायद थोड़ा शहरी जान कुछ गांव वाले मेरे इर्द गिर्द कुर्सियों पर बैठ मुझसे बतियाने लगे। पड़ोसी अमन सिंह ने बताया, भाई साहब, इस कोने वाले पेड़ के आम गज्जू को बड़े पसंद थे। अब ये पेड़ इतना बड़ा और फैला हुआ है कि हर साल आंधी तूफान में या वैसे ही पक कर कुछ आम अड़ोसी पड़ोसियों के घर गिर जाते हैं और कुछ शैतान बच्चे आते जाते चुरा लेते हैं। सच्चू खुद भी ऐसे बच्चों की टोली में शामिल था, लेकिन पिछले महीने भागवत की कथा तारीख निकलते ही वो बदल गया और आमों से लदे इस पेड़ को हिला सिर्फ झोली भर आम चुराने पर वो डंडा ले अपने ही टोली के बच्चों के पीछे ऐसा दौड़ा मानो किसी ने इस आम के पेड़ को पूरा ही काट दिया हो। कहाँ भाग रहे हो? पिटने से बचने को वे बच्चे वो आम इधर उधर फेंक भाग कर छिप गए। इससे पहले कि मैं इस कहानी पर कोई प्रतिक्रिया देता, प्रधान पति यानी ग्राम प्रधान सुशीला का पति दिनेश बोल पड़ा। साहब, कुछ सालों से गज्जू के खेत बंजर पड़े थे। मैं उनमें जमा बारिश का पानी उनकी मेड़ तोड़ अपने बगल और निचले धान के खेतों में ले लेता था। पर बीते महीने मैंने जब वही किया तो इस कल के बच्चे सच्चू ने मुझसे बड़ी लड़ाई की और मुझे बहुत बुरा भला कहा। भाई जी, इस धूर्त ने कहा कि मेरे परिवार की मदद करने के बजाय तुम उसका हक चुरा रहे हो। बताओ, मुझ प्रधानपति को चोर कह रहा था। हाथापाई को तैयार हो गया। बड़ी मुश्किल से एक बोरी चावल के बदले में बात बनी। ऐसी कई बातों में 2-3 घंटे बीत गए। उधर पंडितों के भागवत श्लोकों और प्रवचन ने जोर पकड़ा और हम सब भागवत समापन हवन में जुड़े। वातावरण हवन सामग्री की खुशबू, उसके ताप और संस्कृत श्लोकों के उच्चारण से ओतप्रोत हो एक अद्भुत ढंग से पवित्र हो गया था। सब लोगों के अंतिम पूर्ण आहुति डालते ही एक नारियल हवन कुंड में फूटा और पंडित के लोटे से गिरती तरल घी की धार पकड़ उससे एक लपट आग की लहराती उठी और लगभग शामियाने की छत को चूम एक छोटे धुएं के बादल में बदल सच्चू के सिर पर मंडराने लगी। इस पर सच्चू पल को अनियंत्रित कांपते हुए जमीन पर गिरा और पानी से बाहर निकली मछली की तरह छटपटाने लगा। मेरे साथ मिल कुछ लोगों ने उसे पकड़कर स्थिर करने की असफल कोशिश की और फिर उसकी मां ने आगे बढ़कर
उस पर गंगा जल छिड़क अभी भी धधक रहे हवन कुंड के नीचे से राख उठा उसे तिलक लगा प्रणाम किया। मां के स्पर्श से उसका शरीर स्थिर हो गया और नीचे पड़े पड़े ही दोनों हाथ अपने सिर के ऊपर बढ़ा अपने पिता की फोटो की दिशा में जोड़ वो ऐसा शांत हो उठ बैठा मानो सब कुछ सामान्य हो। फिर वो मुझे देखकर बड़े आश्चर्य से बोला, चाचा जी आप? प्रणाम, माफ करें मैं आपको पहले मिल नहीं पाया। बड़ी खुशी हुई आप आए। कुछ दिन पहले पिताजी आए थे मेरे सपने में और समझा गए कि आपकी पसंद की खस्ता बेडमी पूरियां और कद्दू की पतली खट्टी मीठी सब्जी जरूर बनवाना भोजन में। चलिए पंगत में बैठे, मैं परोसूंगा आपको। ये सुन उसकी मां ने साड़ी के पल्लू से अपनी आंखें पोंछी और सबको हाथ जोड़कर कहा, आप सब लोगों का धन्यवाद। आपकी उपस्थिति से हमारी भागवत कथा सफल हुई। इनकी अतृप्त आत्मा पिछले कई दिनों से सच्चू पर आई थी, आज संतुष्ट हो चली गई और मैं सच्चू के साथ अपने अनुभव के आधार पर भाभी जी की इस बात से पूरी तरह सहमत गज्जू की फोटो को एक बार फिर हाथ जोड़ उसके बनवाए भोज की पंगत में बैठ गया। अभी आप सुन रहे थे अजय जुगरान की लिखी हुई कहानी गज्जू की विदाई। आशा है दोस्तों आपको ये रचना पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस चैनल को कृपया शीघ्र सब्सक्राइब कर लें और हाँ, कहानी के संबंध में कोई टिप्पणी या सुझाव देना ना भूलें, क्योंकि आपकी टिप्पणी और सुझाव हमें अपनी आने वाली प्रस्तुतियों को और सुधारने के लिए मदद करेंगे। धन्यवाद। कुछ किस्से कुछ कहानियां, अतुल विश्नोई की जुबानी। कुछ किस्से कुछ कहानी।